नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण का लेसन प्लान। और जिसके अंतर्गत हम प्रकरण की बात करें तो आज हमारा प्रकरण रहेगा द्वंद्व समास, यानी समास का जो एक पार्ट है उससे संबंधित आज हम इस पाठ्यक्रम में विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा इस लेसन प्लान को बनाना चाहता है तो संपूर्ण विशेष ध्यान रखिए, इसमें संपूर्ण डिटेल्स के साथ को आपको समझाया भी जाएगा कि आपको इस लेसन प्लान को किस प्रकार यहाँ पे बना सकते हैं आप कक्षा के अंतर्गत पढ़ाते समय। तो दोस्तों, ये अगर कक्षा की बात करें, वैसे मैंने कक्षा 8 के लिए बनाया हुआ ये लेसन प्लान है। बाकी आप इसको किसी भी कक्षा में बना सकते हो अपने कक्षा के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आप कक्षा 9 में इसको नहीं बना सकते, 10 में नहीं बना सकते। आप जिस भी कक्षा में चाहो उसमें बना सकते हो, चाहे 6 में बना सकते हो, 7 में बना सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, किसी भी कक्षा में इसको इजीली बना सकते हो, कहीं भी कोई समस्या है नहीं। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण का द्वंद्व समास है। ठीक है, यहाँ विषय वस्तु का निदान किया गया है। चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, चाहो तो आप नहीं भी लिखे। ये सामान्य बताने के लिए कि विषय वस्तु ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम उद्देश्य से संबंधित, क्योंकि किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ने से समय उसके कुछ पूर्व निर्धारित किए जाते हैं उद्देश्य। उन उद्देश्यों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पाठ को पढ़ाने का औचित्य क्या है, उसका मतलब क्या है, वो इसमें निर्धारित होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित अगर हम बात करें तो बच्चों में ज्ञान का उपयोग करना, यानी बच्चों में ज्ञान की बातें बताना, यानी इस विषय वस्तु यानी द्वंद्व समास के अंतर्गत समास युक्त को परिज्ञान कर सके, बच्चा प्रत्याभिज्ञान कर सके, उस चीज़ को समझ सके। दूसरा है विद्यार्थी समास के नियमों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सके, यानी नियमों को दोहरा सके। अर्थग्रहणात्मक की अगर बात करें तो अर्थग्रहणात्मक भी कुछ उद्देश्य होते हैं, जिनके अंदर बात करें तो द्वंद्व समास युक्त पदों को सुनकर अर्थ ग्रहण करना, यानी कोई भी अगर टीचर पढ़ाते समय अगर उन शब्दों को बोल रहा है तो उनका अर्थ जल्दी से जल्दी ग्रहण करना। ठीक है, विद्यार्थी द्वंद्व समास युक्त पदों को ध्यान से पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना, यानी सुनकर भी अर्थ ग्रहण करना एवं पढ़ते हुए भी अर्थ ग्रहण करना, ये कहलाता है अर्थ ग्रहणात्मक। उसके बाद बात करें कौशलात्मक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि वो दिख नहीं रहा। कौशलात्मक अगर उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थी को द्वंद्व समास युक्त शब्दों वाक्यों को कुशल हो सके, विद्यार्थी उदाहरण भी दे सके, ऐसा उसमें कौशल विकसित होना। ठीक है, उसके बाद बात करें अभिवृत्तियात्मक, यानी अभिवृत्ति से संबंधित कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो समास युक्त यानी द्वंद्व समास से युक्त शब्दों का सस्वर वाचन कर सके, विद्यार्थी द्वंद्व समास के परिभाषित कर सके। उसके बाद अभिरुचि, जो कि हमारा अंतिम उद्देश्य है, अभिरुचि के बच्चों में इस द्वंद्व समास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, द्वंद्व समास को जानने में रुचि उत्पन्न करना एवं द्वंद्व समास युक्त पदों को नवीन शब्दों का चयन एवं संकलन करना, कि अगर बच्चा देखे तो इनको देखते ही समझ जाए कि ये द्वंद्व समास के कुछ शब्द हैं, और इनका संकलन भी कर सके कि द्वंद्व समास पर आधारित कौन कौन से शब्दों का अलग अलग में छांट सके। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, जो कि है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री की अगर बात करें तो जिसे हम टीचिंग एड भी कह देते हैं, इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय जो भी चीज़ें सहायता रूप में काम आती है, वो सहायक रूप में काम आने वाली सभी चीज़ें क्या कहलाती है, टीचिंग एड कहलाती है। इसमें अगर बात करें यहाँ पे कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक है, श्याम पटल, लपेट फलक है, चार्ट, मॉडल, संकेतक मॉडल इत्यादि, ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, टीचिंग एड कहलाती है, जो कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय काम आती है। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है उससे पूर्व बच्चों में क्या ज्ञान रहा है, उस विषय वस्तु को लेकर वो जानना क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना करने से पूर्व छात्र अध्यापक द्वारा एक प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर, आप चाहो तो इसको ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हो, या फिर आपको जो लपेट फलक मिलता है जिसे आप रोल बोर्ड कहते हैं, उससे संबंधित आप वहाँ पे भी टांग के लगा सकते हो। चाहो तो ब्लैक बोर्ड की सुविधा है तो आप वहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लोग आपस में मिलने पर क्या करता है, राधे कृष्णा करते हैं, यानी जैसे राम राम करते हैं वैसे राधे कृष्णा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाक्य यहाँ पे लिख दिया जाता है। उस वाक्य को ध्यान में रखते हुए छात्र अध्यापक प्रश्न करता है, जैसे प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित पद क्या है, या तो यार रेखांकित किया गया राधा कृष्ण को, तो बच्चा देखते ही बता देगा कि हाँ, यहाँ पे रेखांकित किया गया वो राधा कृष्ण को किया गया। दूसरा देखिए, राधा कृष्ण का समास विग्रह कीजिए, तो राधा और कृष्ण। तीसरा प्रश्न करेगा छात्र अध्यापक कि राधे और कृष्ण इस विग्रह में प्रथम एवं उत्तर पद के मध्य में जो क्या पाया जाता है, तो और पाया जाता है। और के योग में कौन सा समास होता है जहाँ पे
और के रूप में योजक चिन्ह जुड़ जाता है, वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास बच्चे बता देते हैं। तो द्वंद्व समास के विषय में आप और क्या क्या जानते हैं, ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है। बच्चा यहाँ पे जितना जानता है उतना संभावित उत्तर देता है। जहाँ पे उत्तर में अटक जाता है वहाँ समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, तो छात्र अध्यापक द्वारा अगला कथन किया जाता है या अगला सोपान रखा जाता है, उद्देश्य कथन। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा विषय वस्तु का उद्घाटन किया जाता है, यानी जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द्वंद्व समास जो भी है, उसका क्या है कि जो ब्लैक बोर्ड पर नाम होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो वो नाम फिल कर दिया जाता है बच्चों के सामने कि आज हम ये विषय वस्तु पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं बता दूं आगे कि आपको उपस्थापन करना है, जिसे हम प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं। उपस्थापन में क्या होता है कि आपकी जो भी विषय वस्तु उसको उदाहरण के माध्यम से, व्याकरण की पाठ्य योजना में ज़्यादातर उदाहरण माध्यम से ही बच्चों को समझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद उनका नियम निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक कुछ नियम बताता है। आगे बात करें यहाँ छात्र क्रिया में, तो यहाँ पे छात्र द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में क्या होता है कि जो भी उत्तर आता है उन उत्तरों को यहाँ पर मोस्ट चीज़ों को, ये मैं कह दूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, उनको यहाँ पे श्यामपट्ट पर बच्चों के सामने लिखा जाता है। इसमें प्रश्न देखिए, हमारे लिए माता पिता भगवान है, ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक बच्चों के सामने एक वाक्य बोलता है और उसमें रेखांकित पद करते हुए बताता है कि इसमें रेखांकित वो सेम प्रोसेस है। इसमें विग्रह पूछा जाता है, फिर समास नाम पूछा जाता है, फिर इसमें कौन कौन से पद प्रदान होते हैं, तो इसमें प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद प्रदान होते हैं। तो छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा एक नियम निर्धारण कर दिया जाता है, जिसमें बच्चा द्वंद्व समास के जितने भी शब्द आता है ना, उनको एक छोटे से नियम के आधार पर, जो छात्र अध्यापक ने एक नियम बताया है, उस नियम को रखते हुए संपूर्ण जितने भी शब्द होते हैं इसके द्वंद्व समास के, उसको इजीली समझ पाए, ऐसा नियम दे देता है। तो छात्र अध्यापक बताता है कि जहाँ दो शब्दों के योजक चिन्ह में, ठीक है, स्थान पर अथवा और, ठीक है, ये शब्द आते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम, राम एवं श्याम, तो एवं और अथवा इत्यादियों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो ये छात्र अध्यापक ने बच्चों को एक नियम दे दिया। अब इस नियम को ध्यान में रखते हुए बच्चा क्या है, हर प्रकार के शब्दों को, द्वंद्व समास के शब्दों को समझ सकेगा। उसके बाद बच्चा के द्वारा, छात्राध्यापक द्वारा बच्चों का एक अभ्यास भी करवाया जाता है, जिसमें प्रयोग अभ्यास कहते हैं। इसमें छात्राध्यापक ये देखता है कि हमने जो नियम दिया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं। तो छात्राध्यापक द्वारा पूछा जाता है छात्र एवं छात्राएं, तो बच्चा इसमें उत्तर दे देता है छात्र एवं छात्राएं। और इनको बच्चा क्या है, ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है। सीता और गीता, राधे और श्याम, पाप और पुण्य, ठीक है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे बच्चों को इजीली समझ में आ जाती है। उसके बाद छात्राध्यापक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करने के लिए कुछ छात्राध्यापक मूल्यांकन प्रश्न करता है, जैसे सोना जागना, माता पिता, धन दौलत, आना जाना इत्यादि। अब बच्चा इसका उत्तर दे देता है, क्योंकि सब कुछ समझ चुका है, तो वो सोना और जागना, माता और पिता, धन और दौलत, आना और जाना, तो बच्चे को सभी चीज़ें इजीली समझ में आ जाती है। तो उसके बाद छात्राध्यापक द्वारा क्या किया जाता है, अंतिम जो सोपान है वो रखा जाता है, जो कि है गृह कार्य। इसमें छात्राध्यापक द्वारा बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें बच्चा जो भी कुछ पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए, उसकी जो भी चीज़ें अब तक पढ़ाई गई है उसको इजीली समझ पाए। तो इसमें छात्राध्यापक द्वारा प्रश्न दिया जाता है, बच्चे उस प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लेके आने के लिए बाधित होता है। ठीक है, यहाँ पे देश समास विग्रह से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि चाय और पानी, ठीक है, टोर और डंगर। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख जाए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे चाय पानी, डोर डंगर और न्यूनाधिक, यानी न्यून और अधिक इत्यादि, ये कुछ प्रश्न छात्र अध्यापक को घर से करके लाने के लिए दिए जाते हैं। तो ये गृह कार्य के रूप में दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पाठ्य योजना, जो कि द्वंद्व समास से संबंधित थी। तो ये पाठ्य योजना होती है यहाँ पे समाप्त, जो कि हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना थी। जिस बच्चों को अगर कोई हिंदी से संबंधित या फिर अन्य संस्कृत के और भी जो भी विज्ञान या फिर गृह विज्ञान या फिर मैथ साइंस जितने भी विषय हैं उससे संबंधित अगर कोई पाठ्य योजना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ बस आप विषय वस्तु भेजते हैं तो जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप के द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।